यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा। जोहार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है गांव गिराओ। दिसंबर का महीना है और सर्दियां बढ़नी शुरू हो गई हैं और आप बाज़ारों में जाते होंगे तो सब्जियों की बहुतायत है। तरह तरह की सब्जियां बाज़ार में बिक रही हैं, लेकिन जितनी सब्जियां बाज़ार में बिक रही हैं उससे अधिक सब्जियां खेतों में लगी हुई हैं। और किसानों की चिंता इसी बात को लेकर है कि अब जब पाला और नीचे गिरेगा, जब पाला पड़ने लगेगा, सर्दियाँ और बढ़ेंगी, तो जो सब्जियां खेत में हैं उनका क्या होगा, उनकी निगरानी कैसे की जाएगी, क्या दिक्कतें उनको हो सकती हैं। ये तमाम सवाल किसानों के मन में अभी हैं। इसके अलावा जो किसान प्रगतिशील हैं, थोड़ा आगे की सोचते हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि अब जो आने वाली सब्जियों की फसल है उसकी अगेती खेती कैसे करें, उसके लिए क्या तैयारियां करें। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं सर्दियों में सब्जियों के प्रबंधन पर, मतलब जो सब्जियां लगी हुई हैं अभी उनके बारे में भी बात करेंगे और जो अगेती फसल लगाई जानी है उसके बारे में भी। और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है और स्वागत करते हैं पी भावना मैम का, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आती रही हैं, कई विषयों पर हमने पहले भी बात की है। तो जो किसान भाई इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं वो आपको पहचानते हैं। आपका स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, अभी जो वक्त है, जैसे आज 7 दिसंबर है तो ऑलमोस्ट एक सप्ताह तो बीत ही गया, तो अभी कौन सी सब्जियां हैं जो खेतों में हैं और अभी के वक्त में किसानों को क्या ख्याल रखना पड़ेगा? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। जैसे अभी हमारा जो खरीफ का जो सब्जी है, जैसे हमारा जो बरसाती मौसम में जो डाले हैं वो लास्ट में होगा। अभी हम उसका ऑलमोस्ट 15-20 दिन में उसको ख़त्म हो जाएगा, उसका जो लाइफ टाइम है ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो हम अभी नया वाला सब्जी के लिए लगाने के लिए नया सीज़न, जैसे जैद मौसम जो बोलते हैं समर और जैद का, उसके लिए लगाने के लिए क्या तैयारी करना है, ये सब अभी दिसंबर माह बहुत इम्पॉर्टेंट है खेती के लिए, सब्जी का खेती के लिए स्पेशली। अभी जो हमारा फसल रहता है, जैसे टमाटर होगा खेत में, आलू होगा, क्योंकि झारखंड में ज़्यादा एरिया तो आलू कवर करता है। फिर उसके बाद मिर्च होगा, मिर्च ख़त्म होने वाला होगा, बैंगन होगा, ये भी ख़त्म होने वाला होगा। मगर बहुत हमको कोशिश करना है, क्योंकि अभी ये टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है, जैसे ओस बोलते हैं, जो गिरता है रात का टेम्परेचर जैसे डाउन होता है, जो हम बोलते हैं पिछले ब्लाइट करके बोलते हैं, झुलसा रोग बोलते हैं जिसको, लेट ब्लाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ये वाला आपको ज़्यादा प्रकोपन होगा, क्योंकि जैसे आपका टेम्परेचर डाउन होते जाएगा, जैसे हमारा प्लांट है ज़्यादा वल्नरेबल होगा, माने आपका ये रोग के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होगा। तो इसीलिए हम जैसे टेम्परेचर गिरना शुरू हो रहा है, हम इसका सावधानी पहले से ही लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है इसमें पानी देना। जैसे हम पानी का सिंचाई का जो है हम थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे हमारा क्रॉपिंग सीज़न कम हो रहा है तो हमारा सिंचाई भी कम करते हैं। मगर इस टाइम में आपको सिंचाई ज़रूर देना है, क्योंकि रात का जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, प्लांट का डैमेज होता है, उसको ये बचाता है। जैसे हमारा नमी रहता है, हमारा जो मिट्टी नमी रहता है, तो वो जो ओस जो बोलते हैं उसका जो डैमेज है हम कम कर सकते हैं। और ये जो लेट ब्लाइट जो बोल रही हूँ, ये भी इसका प्रकोपन भी हम कम कर सकते हैं। अगर इससे कम नहीं हो रहा है, आपको इसको कंटिन्यू करना है। और इसके अलावा जो नीम सीड ऑयल जो बेस्ड स्प्रे है उसको स्प्रे करते रहना है। अगर एक बार आपको दिखना शुरू हो गया, जो लेट ब्लाइट जो है दिखना शुरू हो गया, इसमें आपको रीडोमिल करके एक दवा है, फंगीसाइड है, इसको आपको स्प्रे करना चाहिए। और जब मैम सिंचाई करते हैं तो पानी डालने का सही वक्त क्या है? सुबह करना चाहिए सिंचाई या फिर शाम को या दोपहर में? हाँ, दोपहर को आपको माने दोपहर जैसे पास होता है उसके टाइम आप सिंचाई कर देंगे तो हमारा जो मिट्टी का नमी बनता जाएगा और रात में भी उसका
जो है वो जो टेम्परेचर डाउन होने का जो वो वाला जो बैड इफेक्ट जो है इसके ऊपर काम करेगा। तो इसीलिए आप दोपहर के बाद आप सिंचाई दे सकते हैं। अच्छा, जैसे टमाटर की फसल भी है खेत में, तो टमाटर के लिए किसानों को क्या अलग से कोई सतर्कता बरतनी है या आलू वाली ही? हाँ, क्योंकि टमाटर भी आलू का फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसमें भी लेट ब्लाइट का ज़्यादा प्रकोपन रहता है इस मौसम में। तो इसमें भी आप यही प्रबोधन जो है करना चाहिए, जैसे सिंचाई का और नीम सीड कर्नेल ऑयल का जो स्प्रेइंग है ये करना है, और फंगिसाइड है जो रिडोमिल जो बोल रही हूँ ये करना है। और ये रोग के लिए हो गया। अगर कीट देखेंगे, जितना कीट आपको बरसाती में आता है उतना कीट अभी नहीं आता है, मगर आपका जो सकिंग पेस्ट बोलते हैं थ्रिप्स और माइट्स जो है उसका थोड़ा प्रकोपन रहता है। इसके लिए आपको पहले से ही आपको सावधान रहना है। जो क्रॉप गॉड जो बोलते हैं, स्टिकी ट्रैप होता है ना, जो गम लगा के हम लोग लगाते हैं खेत में, येलो कलर में मिलता है और ब्लू कलर में मिलता है, क्योंकि कुछ इंसेक्ट इसमें येलो कलर में अट्रैक्ट होता है, कुछ इंसेक्ट इसमें ब्लू में अट्रैक्ट होता है। तो दोनों ट्रैप लगभग 6 से 7 ट्रैप आपको लगाना है प्रति एकड़ में। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका थ्रिप और माइट का जो भी या तितली है इसमें चिपक जाता है, तो हमको केमिकल स्प्रे करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे आप पहले से ही शुरू कर रहे हैं तो बीच बीच में अगर ये पूरा भर जाता है कीट से तो आप उसको हटा के फिर नया वाला लगाना है। तो ये आपको बहुत अच्छा से काम करता है। ये क्रॉप गार्ड के नाम से बाज़ार में मिलता है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल का ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा केमिकल का यूज़ भी कम कर सकते हैं इससे। अच्छा, जैसे आलू और टमाटर के अलावा जो दूसरी सब्जियां हैं जो भी खेत में हैं, जैसे बैगन या मिर्च या वैसे सब्जियां जो अब भी खेत में हैं, उनको लास्ट मोमेंट में उन पे क्या ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए क्या करना पड़ेगा किसानों को? इसमें आपको बैंगन में जैसे आपका झाड़ का शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उसका पत्ता भी पीला होके ऑलमोस्ट दिसंबर लास्ट तक तो हम लोग इसका हटा ही देते हैं, तो इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। और मिर्च में भी आप लाल मिर्च के लिए रखे हैं तो थोड़ा दिसंबर लास्ट तक रखते हैं। ग्रीन चिल्ली तो अभी ज़्यादातर नहीं निकलता है, तो लाल मिर्च के लिए अगर रख रहे हैं तो थोड़ा छोड़ सकते हैं। और मिर्च में भी जैसे मैं बोल रही थी थ्रिप्स और माइट्स के लिए वो थोड़ा आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर क्रॉप गार्ड से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप थ्रिप्स के लिए आप ये वाला फिफ्रोनिल या स्पाइनोसेड या इमिडाक्लोप्राइड स्प्रे कर सकते हैं, और माइट्स के लिए ओमाइट या ओबेरॉन ये दोनों स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, अभी से दिसंबर की 7 तारीख है, तो अगले 20-25 दिनों में ये फसल तो किसानों की तैयार हो जाएगी, निकल जाएगी खेत से। तो अगैती के लिए जो किसान सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, अगैती सब्जियों की, उनको खेत कितने दिनों के लिए छोड़ना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, किन सब्जियों की खेती कर सकते हैं, क्या कुछ उनको अभी के वक्त में सोचना पड़ेगा? हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। जैसे किसान सोचते हैं कि हम लोग जो कद्दूद वर्गीय का जो है सब्जी हम लोग लगाना शुरू करते हैं जान लॉस से या फरवरी 1 वीक से। तो अगर आप पहले ही लगाएंगे, दिसंबर माह में ही लगा लेंगे, तो आपका जो है निकलना शुरू हो जाएगा। आपका फरवरी 2 वीक से आपको लगभग शुरू हो जाएगा, इसका जो वेजिटेबल जो है निकल जाएगा। अगर आप इसका तैयारी करना चाह रहे हैं अगेती के लिए, बहुत अच्छा ये मौका है, क्योंकि अगेती का जो भी है मार्केट में आपको बहुत लाभ आएगा। इसका जो प्राइसिंग है डबल से माने 3 टाइम आपको ज़्यादा मिलता है इसमें, इसीलिए आपको इसको तैयारी अभी से करना होगा। जैसे आप किस खेत में लगा रहे हैं उस खेत के थोड़ा अच्छा तरह से जुताई करेंगे और जो सड़ी हुई गोबर खाद डालेंगे, फिर उसके बाद जो बेसल डोस है वो भी लगा देंगे। आपको इसमें हम लोग जैसे करते हैं, जो अंकुरार्पण का जो प्रॉब्लम होता है कद्दूद वर्गीय में, क्यों अभी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि अंकुरार्पण का जाड़ मौसम है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अंकुरार्पण बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलीटनल एक बनाते हैं, 2 से 4 फीट का जो हाइट होता है, आप वो पॉलीटनल बना लीजिए। उसमें हमको बस 2 ही आइटम इस्तेमाल होता है, एक पॉलीथीन शीट जो है वो इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा हमारा जो लोकली अवेलेबल जो बाम्बू का जो स्टिक होता है वो चाहिए। बस ये दोनों को लेके हम अगर जो रेज्ड बेड में हमको करना चाहिए, जो बेड में कर रहे हैं लगभग 4 से 6 फीट का जो विड्थ बोलते हैं उतना विड्थ आप रख के बेड बना लीजिएगा।
और आपका पॉलीथीन लगाने के लिए जैसे यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप में आपका जो बाम्बू का जो है वो रखना चाहिए सपोर्ट के लिए। उसके ऊपर आपका जो है पॉलीथीन शीट जो है डालना है। तो पॉलीथीन शीट डाल के फिर नीचे जो है हम मल्च में डालते हैं। मल्च में छेद करके हमारा जो है बीज है उसको बुवाई करना है। 15 दिन के बाद ये आप शुरू कर सकते हैं। जो सोइंग जो है 15 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं, तब तक आपका खेत तैयार करके रख सकते हैं। जैसे आपका पॉलीथीन शीट के अंदर जो आप डाल रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है और रात में भी आपका तापमान अच्छा रहता है और वो जो ओस का जो प्रॉब्लम है, अंकुरार्पण का प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होता है। जो अंकुरार्पण के लिए जो कंडीशन होना है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ये सब मिल जाता है और बीज जो है 10 दिन में आपको अंकुरार्पण हो जाता है। जैसे अंकुरार्पण होता है आप थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। दोनों साइड आपका पॉलीथीन शीट है मिट्टी से धकेलना चाहिए ताकि हवा से ना उड़े। जब आपको निकालना है तो मिट्टी को हटा के आप पॉलीथीन शीट को सुबह के टाइम में आप हटा के रख सकते हैं ताकि हवादार हो। फिर जैसे दोपहर होता है फिर आप उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जो पत्ता निकलता है बहुत नाजुक रहता है, वो भी ओस से डैमेज होता है, तो इसीलिए आपको कवर करके रखना है। जैसे जान 15 से के बाद जैसे टेम्परेचर राइज होता है और रात का टेम्परेचर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तब आप पूरा शीट हटा के अच्छा से फोल्ड करके आप रख के फिर अगले सीज़न के लिए, माने अगले जैसे आप अगले साल डालेंगे उसके लिए फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको बचत ही हो रहा है। लगभग 50,000 आपको शीट में लगता है पर एकड़ में। आप फिर इसको अगले बार भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो प्रॉफिट आता है 4 से 5 लाख प्रति एकड़ आपको कद्दू वर्गीय में आता है। तो आप इसको इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, जैसे मल्चिंग करते हैं तो वो तो एक मतलब हल्का सा वो छेद रहता है जिससे पौधा निकलता है, तो जब उसको हटाएंगे और फिर से लगाएंगे तो क्या उसमें कठिनाई नहीं होती? नहीं, मल्च शीट नहीं मैं बोल रही हूँ, जो ऊपर से हम लोग ऊपर यू से जो शेप लगाया पे है। बाम्बू का जो स्टेकिंग लगा के हम लोग पॉलीथीन शीट, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट जो बोलते हैं, वो ज़्यादा थिकनेस में आता है, वो लगभग 100 माइक्रोन थिकनेस में आता है, उसको मैं बोल रही हूँ। मल्च शीट तो आप उसको हटा के नहीं कर सकते, वो रहेगा, सिर्फ जो यू शेप में लगाया है उसको हटाएंगे और फिर दोपहर में डाल देंगे ताकि पौधे ठीक रहें। अच्छा, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों में कद्दू के अलावा और कौन कौन सी सब्जियां हैं? हाँ, जैसे कद्दू हो गया आपका, करेला हो गया, कीरा हो गया, फिर तरबूज भी इसी टेक्निक में आप लगा सकते हैं। मस्क मिलोन जो हो गया वो भी लगा सकते हैं इसी टेक्निक में। फिर आपका हो गया झिंगी हो गया, फिर सतपुतिया भी लगा सकते हैं। हमारा जो केंद्र है, जो ICR प्लांडू का केंद्र है, इसमें हम बहुत अच्छे वैरायटीज़ रिलीज़ किए हैं। जैसे आप पूछे हैं तो मैं बता दे रही हूँ। कद्दू में हमारा स्वर्ण स्नेहा करके है, ये लॉन्ग में है, लगभग 1 kg इसका एवरेज फ्रूट वेट रहता है। और करेला में स्वर्ण यामिनी करके एक किस्म हम लोग रिलीज़ किए हैं। और हमारा जो झिंगी में 2 तरह का है, एक सतपुतिया में स्वर्ण सावनी है जो छोटा छोटा फल आता है और इसमें क्लस्टरिंग होता है, और नॉर्मल झिंगी में हमारा स्वर्ण उपहार और स्वर्ण मंजरी, ये दोनों में बहुत सॉफ्ट पल्प रहता है और बीज भी बहुत कम रहता है, तो कंज्यूमर जो मार्केट में है इसका प्रीफर करते हैं। और इसके बाद हमारा जो नेनुआ जो बोलते हैं, झारखंड का बहुत अच्छा डिमांड रहता है। इसमें भी हमारा 2 तरह का है, एक गोल्डन येलो में है स्वर्ण प्रभा करके, एक RCRG 1111 है, ये डार्क क्रीम कलर में है। तो ये सब आप लगा सकते हैं। तो हमारा जो किस्म है, किस्म को अच्छा उपज देने वाला और जो रोग प्रतिरोधी वाला है वो सेलेक्ट करना चाहिए, तब हमारा अच्छा आमदनी होगा। हाँ, क्योंकि जनरली वैरायटी में किसान चूक जाते हैं कि पता चला कि कहीं गए घूमने तो बंगाल से लेके आ गए, कहीं और से लेकर आ गए तो फसल नहीं हो पाई। अच्छा, ये बताइए जैसे कि जो लोग दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में लगा लेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों को, जो अगैती फसल लगाएंगे, फिर उसके बाद उनको कितने दिनों का सिंचाई करना होता है, उसके बाद क्या ख्याल रखना पड़ता है उनको ताकि वो फसल ठीक से निकल पाए फरवरी महीने में? जैसे हमारा जो सिंचाई है, जैसे आपका नमी कम लग रहा है, अभी तो फ्लड इरिगेशन तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। जैसे सब्जी में जा रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन ही कर रहे हैं। तो आप ड्रिप है तो रोज़ एक बार 1 घंटा तो चलाना ही पड़ेगा, तो 1 घंटा तो रोज़ चलता है ड्रिप का। और अगर आपका पानी अगर पड़ रहा है तो ड्रिप चलाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंटर का झारखंड में महीना में 1-2 बार तो पानी होता है, इधर बारिश होता है, तो उसको आप ध्यान रखते हुए आपका जो ड्रिप है आपका चलाना पड़ता है। और हमको
फ्लेवरिंग के टाइम में थोड़ा नीम सीड कर्नल वाला जो ऑयल जो है वो स्प्रे करना चाहिए। और ये फल मक्की करके एक आता है, जो हमारा जो कद्दू वर्गी का जो फल है कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा मिलता है, तो ये फल मक्की का डैमेज है। तो इसके लिए आपको पहले से नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना है। और क्रॉप गॉड जो है वो मैं जो बोली हूँ ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो लगाना है। और इसके अलावा हमको जो स्प्रे करना है मेलाथियन फल मक्की के लिए, वो गुड़ के साथ मिला के स्प्रे करना है, तब आपका जो है असर अच्छा काम करता है और हमारा फल भी क्वालिटी अच्छा रहेगा। क्योंकि कद्दू वर्गी में आपको फल का क्वालिटी शेप यही में मार्केट का ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और तुड़ाई भी आपको सही समय पे करना है, ज़्यादा अगर पक गया तो नहीं हो पाता है। अगर पॉलिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सुबह उठ के सुबह वाला थोड़ा फील्ड में आपको थोड़ा पॉलिनेशन अगर करेंगे तो और अच्छा है। इसमें कद्दू में थोड़ा प्रॉब्लम आता है पॉलिनेशन में, तो आप अपना से कर सकते हैं उसको। ये सब आप सावधानी लेंगे तो हमारा फसल बहुत अच्छा से निकलेगा। अच्छा, और जो किसान किसी वजह से अगैती नहीं लगा पा रहे हैं, उनको वो अपने वक्त पे ही अपने टाइम पे ही लगाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो क्या जनवरी 15 के बाद लगाएंगे? हाँ, जनवरी 15 के बाद शुरू होता है। आप अगेती अगर नहीं लगा पा रहे, अगेती आप थोड़ा ज़मीन में आप लगा के ट्राई कर सकते हैं। बाकी ज़मीन आप अगले सीज़न के लिए आप पूरा ज़मीन ले सकते हैं, क्योंकि अगेती में एक बार आप देख लिए हैं तो उसका लाभ जो है आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा ज़मीन में अभी शुरू कर सकते हैं इस सीज़न में। बाकी ज़मीन में अगर आपको लगाना है तो जनवरी लास्ट में ही आपको शुरू होता है, फरवरी सेकेंड वीक तक इसका लगता है। जैसे खीरा का भी हो गया है, बहुत डिमांड होता है मार्केट में, तो ये सब आप लगा सकते हैं। नॉर्मल जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है ये सब दोनों के लिए सेम है, कोई अलग नहीं है। तो बस आपको अगेती वाला में बस ध्यान देना है, हमारा जो टेम्परेचर के बारे में थोड़ा ध्यान देना है, बाकी दोनों के लिए सेम है। अगेती में टेम्परेचर का एक रिस्क है कि क्या पता अचानक से डाउन हो जाए, और कई बार बारिश होती है तो पौधे बर्बाद भी हो जाते हैं। हाँ, तो ये पॉलीटनल जो है ना, ये आपको पूरा नुकसान से आपको बचा देता है। अगर आप रात भर पूरा कवर कर लेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और सुबह भी अगर बरसात हो रहा है तो आप उसको हटाइए मत, उसको रखिएगा। जान लास्ट में ही आप पूरा हटाइएगा, पूरा मिट्टी जो ढकेल के रखे हैं उससे पूरा हटाएंगे। जान तक आपको पूरा मिट्टी के साथ ढकेल के रखना है, जैसे आपको ज़रूरत होगा तब निकाल के रखना है, क्योंकि उसके जो सूर्य रश्मि जो है पास ऑन होता है, ट्रांसपेरेंट है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया जो है वो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमी का थोड़ा देखना होगा, अगर ज़्यादा नमी हो रहा है अंदर तो आप थोड़ा हल्का छेद कर सकते हैं, मगर एक बार छेद कर दिए तो फिर वो रीयूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं सुबह के टाइम में थोड़ा हटाइए फिर लगाइए। थोड़ा लेबर का इधर कच्चा होता है हटाने फिर लगाने में, मगर इसमें लाभ बहुत ज़्यादा है। तो मैम टनल जो बनाते हैं तो कितनी क्यारियाँ होनी चाहिए एक टनल में? कितना बड़ा होना चाहिए एक टनल? जैसे टनल हम लोग मैनेज कर पाएंगे 50 फीट लगभग हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसका जो लेंथ है। उसका ऊपर है तो ये जो सपोर्टिंग वाला जो सिस्टम है थोड़ा हमको दिक्कत होगा, तो इसीलिए 50 फीट तक हम लोग एवरेज रखते हैं। और इसका जो हाइट है 2 से 4 फीट आपका हाइट देना पड़ेगा, और जो विड्थ है क्वारी का विड्थ जो है 4 से 6 फीट, ताकि बाद में जब हटाएंगे तो वो फैलेगा ना, जो का लतर टाइप होगा कद्दू वर्गी। तो और हटाने के बाद अगर थोड़ा आप मचान टाइप या सपोर्ट दे देंगे, स्टेकिंग दे देंगे तो और अच्छा होगा इसमें कद्दू वर्गी में, क्योंकि जो हवा जो है हवादार हो जाएगा और जो रोग और कीट है वो थोड़ा कम प्रकोपन होता है। अच्छा, और एक चीज़ और है कि जब खाद डालने की बात होती है तो कई बार किसानों को तकनीक से यूरिया डाल दिया तो मेरा काम चल जाएगा नाइट्रोजन से, तो उस वक्त क्या कौन सा खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा डालनी चाहिए? फसल जब लगा दिया उसके कितने दिनों के बाद डालना चाहिए? जैसे बेसल डोज इसमें रिकमेंड करते हैं, जो हमारा सड़ी हुई अच्छी गोबर खाद जो है ये हमारा लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर डालना है। जैसे झारखंड का मिट्टी एसिडिक सॉइल है तो रिकमेंड करते हैं जो एग्रीकल्चर लाइम जो है 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। अच्छा से जुताई होना है, और नीम केक और करंज केक अगर मिट्टी में डालेंगे जो रोग का जो प्रकोपन होता है वो हम लोग कम कर सकते हैं। ये भी बेसल डोज में ही अच्छा से डाल के जुताई करना है। इसके बाद दो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटैश जो है, क्योंकि हम क्वारियाँ बना रहे हैं तो स्पॉट एप्लीकेशन करने से हमारा जो खाद है अच्छा से यूटिलाइज हो जाएगा। तो हम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटैश का जो रेशियो है 90-90 45-45 के रेशियो में हम लोग रिकमेंड करते हैं।
इसके अलावा फ्लावरिंग के टाइम और फ्रूटिंग के टाइम अगर हो सके तो यूरिया का लगभग 1 ग्राम आप स्प्रे कर सकते हैं, और बोरान और पोटैश का भी लगभग 5 ग्राम प्रति लीटर का अगर स्प्रे करेंगे हमारा फ्रूट का भी साइज़ अच्छा मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छा रहे, क्योंकि पोटैश हम लोग को क्वालिटी में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, एक आम धारणा है कि जैसे हम जो नाइट्रोजन है पोटास डालते हैं इसमें फसलों में, क्या वो ट्रांसमिट होता है उसके फ्रूट में भी, मतलब वो ह्यूमन जब ह्यूमन कंज्यूम करता है तो क्या उसके पास भी वो जाता है, उसमें पोटास की मात्रा जाती है, या वो सिर्फ मिट्टी की उर्वरा के लिए यूज होती है? जैसे बोलते हैं ना, हमारा जो स्वास्थ्य है मिट्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा जो हमारा जो हेल्थ कंडीशन है, हम कौन सा मिट्टी से खाना खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये बोला जाता है। क्योंकि मिट्टी में जो हम लोग उर्वरक दे रहे हैं वही उर्वरक जो है कन्वर्ट होता है, पौधा लेती है, पौधा कन्वर्ट करके फिर हमको देती है। तो हम जो यूरिया डाल रहे हैं वो डायरेक्टली उसी फॉर्म में हम लोग नहीं ले रहे हैं। जो हम लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे नाइट्रोजन, जो हमारा जो बॉडी में यूज़ होता है, जैसे प्रोटीन के लिए, ये सब में हमारा जो नाइट्रोजन यूज़ होता है उस फॉर्म में हम लेते हैं। ये जो पौधा जो है ये हमारे लिए हेल्प करता है, ये एक ब्रिज टाइप हो गया है। मिट्टी से जो खाद है हमको पहुंचाने में पौधा हमारे लिए बहुत सहायता करता है। तो वो जो अवेलेबल फॉर्म जो बोलते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको पहुंचाता है। अगर आपका जो मिट्टी अगर उर्वरक से कम है, आप उसी से खाना खा रहे हैं, उसका जो पैदा हुआ फसल का खाना खा रहे हैं, तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होता है वो सब आपका स्वास्थ्य में रिलेटेड आ जाता है। जैसे जिंक का डेफिशिएंसी में एक अच्छा सवाल आप बोले हैं, एक एग्जांपल भी है। पहले जिंक का डेफिशिएंसी पता चला कायरा डिसीज से, तो जितना लोग उधर का जो धान खा रहे थे उस सब में जिंक का डेफिशिएंसी आ रहा था, तो वो गांव का नाम कायरा था, तो इसीलिए उसका नाम भी कायरा डिसीज कर दिए। तो बाद में पता चला कि ये वो जो उर्वरक वो जो मिट्टी में है, जिंक का कमी के कारण से मानव जीवन में ये जिंक का डेफिशिएंसी दिख रहा है। तो ये पूरा चेन सिस्टम में आपका पूरा न्यूट्रिएंट का चलता है। मतलब अगर आपकी मिट्टी ठीक है तो वो न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में भी जाएगा वाया जो फसल होगी, जो फ्रूट है या जो सब्जियां हैं उसके माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे जब हम मल्चिंग करके खेती करते हैं तो वैसे तो कम ही आते हैं खरपतवार उसमें, लेकिन फिर भी अगर खरपतवार आए तो फिर उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए, और अगर नहीं आए इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मल्चिंग डालने से पहले आपको जो प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड जो होता है उसको आपको डालना है, जैसे पेंडिमिथालिन, फ्लूक्लोरालिन, ये सब होता है। 1-2 दिन सोइंग करने से पहले डालना है। उसके लिए आपको नमी मिट्टी में रहना होगा, तभी ये प्री इमर्जेंस पेस्टिसाइड जो है डालना है। उसके बाद आपका खेत तैयार हो जाएगा, मल्च शीट सब स्प्रेड हो जाएगा। मल्च शीट हम इसलिए रिकमेंड करते हैं खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, और जो वाष्पीकरण जो होता है, वाटर एवापोरेशन जो होता है, उसको कम करने के लिए। अभी जो हम लोग लेते हैं 50 माइक्रोन का थिकनेस का जो मल्च शीट है, डबल लेयर्ड है, वो ऊपर आपको सिल्वर कलर है और नीचे आपको ब्लैक कलर है। इसमें आपको अंदर ब्लैक कलर होने के कारण आपका अंदर का जो पौधा है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो इसीलिए जो भी मल्च शीट के अंदर जो पौधा अगर आएगा तो उसका नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग छेद करते हैं। हमारा जो सोइंग करते समय हमारा जो स्पेसिंग के अनुसार, ड्रिप का जो एमिटर का स्पेसिंग के अनुसार हम लोग उसमें छेद करना है। उसी छेद में हमारा जो बीज है हम उसमें डालते हैं, तो उधर से ही अंकुरार्पण होता है। कभी कभी बीच में जो मल्च दोनों क्वारी के बीच में बहुत ज़्यादा वीड आ जाता है, तो इसको आपको एक बार हल चलाना पड़ेगा, या हाथ से भी आप कर सकते हैं। और करके आप बीच में भी अगर डाल देंगे तो वो ड्राई होके सूख जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो पानी का नमी है वो भी आप में बीच में क्वारिया में भी रह जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हटा के फेंक भी सकते हैं। जैसे हम सजेस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे किसान हैं प्लास्टिक मल्च यूज़ नहीं करते हैं। ये जो आपका धान का जो कटने के बाद जो बचता है वो लगभग आपको 2 से 3 फीट तक आपका जो है थिकनेस डालना है, तभी आपका खरपतवार कंट्रोल होगा। बहुत पतला से डालने से आपका खरपतवार कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि उतना आपको डार्क रीजन बनाना है, तभी वो पौधा जो है खरपतवार का जो पौधा है ऊपर नहीं आ पाता है, फिर अंदर अंदर ही मर जाता है। तो आपको 2 से 2 फीट तक आपको थिकनेस अगर घास का अगर डाल रहे हैं, धान का घास कटने के बाद वो अगर डालते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हो जाता है और प्लास्टिक का जो है पोल्यूशन भी नहीं हो पाता है उससे। अच्छा, और हाल के दिनों में देखा है मैम कि जैसे खूंटी में या कुछ और इलाकों में भी ट्रेडिशनल सब्जियों के अलावा
लोग नई सब्जियों की खेती करें, जैसे ब्रोकली या स्ट्रॉबेरी कई लोगों ने लगाया, और मशरूम की खेती तो काफ़ी बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड में हो रही है। जो किसान ट्रेडिशनल फसलों के अलावा फसल लगाते हैं, उसका सीज़न क्या होता है, कब लगाना चाहिए, कैसे वैरायटी उसकी कहाँ से आती है? जैसे मशरूम की वैरायटी जो हम दिल्ली में खाते हैं और जो रांची में खाते हैं, दोनों में फ़र्क रहता है, टेस्ट में भी और उसके साइज़ वगैरह में भी, उसको ओवरऑल देखने में भी, या मुंबई में अलग अलग दिखता है। तो यहाँ पे कौन सी वैरायटीज़ लगती हैं, किस मौसम में लगाई जानी चाहिए और कैसे लगाया जाता है? जैसे मशरूम का आपको हो गया है, जैसे बीज का, हम सब्जी का बीज जैसे बनता है, मशरूम में भी स्पॉन बोलते हैं उसको, उसको कल्चर करना पड़ता है। मशरूम भी एक तरह का फफूंदी है, तो इसको कल्चर करके इसका बीज बनाना पड़ता है। इसका बीज हम बनाते हैं गेहूं के ऊपर या बाजरा के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि फफूंदी है, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो इसीलिए उसके साथ ही उसका ग्रोथ होता है। तो हमारा जो केंद्र है वो प्लांडू केंद्र जो है, उधर हमारा स्पान जो है बिक्री होता है। स्पान का बहुत आपको स्टेरलाइज्ड वाला ही लेना है, क्योंकि कंटामिनेटेड अगर होता है तो फिर बहुत तरह का रोग आ जाता है। जैसे ऑयस्टर मशरूम है तो साल भर लगभग आपको मिलता है। मशरूम में तरह तरह का वेराइटीज़ है, जैसे हमारा झारखंड में है तो दशहरा से लेके बरसाती मौसम में पूरा तरह तरह का आपका वाइल्ड वेराइटी मिलता है। ऐसे ही कल्टिवेटेड में हमको 4-5 हम लोग कर सकते हैं। जैसे पैडी स्ट्रॉ मशरूम हो गया, ऑयस्टर मशरूम हो गया है, बटन मशरूम हो गया है, और काली टाइप का एक होता है वो हो गया है। तो वो सीज़न के अनुसार हमको करना चाहिए। अभी मौसम है बटन मशरूम के लिए अच्छा है, और इसका मार्केट भी बहुत अच्छा है, तो अभी बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो बातचीत कर रहे थे इससे किसानों को फ़ायदा होगा, आपके मतलब की बातें हमारी बातचीत में निकली होंगी। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।